नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट। अयोध्या में रामनवमी पर दोपहर 12 बजे करीब रामलला का सूर्य तिलक किया गया और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये पहला सूर्य तिलक। अभिजीत मुहूर्त में रामलला का 3 मिनट तक सूर्य तिलक किया गया। राष्ट्रपति ने दिया रामनवमी की बधाई। राष्ट्रपति ने एक्स पर देशवासियों को बधाई दी। कहा, यह पर्व धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देता है और प्रभु श्री राम का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। पूरे यूपी में रामनवमी की धूम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। सनातन जगत की सकल आस्था के केंद्र सीएम ने इस बात का जिक्र किया। श्री रामनवमी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। गोरखपुर में रामनवमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन कर कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, चुनरी उड़ाई और परोसा भोजन दक्षिणा देकर आशीर्वाद दिया। लखनऊ में बीजेपी का चुनाव अभियान चरम पर। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम का प्रचार तेज। 4 दिन में यूपी की 6 सीटों पर रैली और पीएम मोदी यूपी के कई बड़ी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। 6 लोकसभा क्षेत्रों के लिए रैली प्रस्तावित। 19 अप्रैल को अमरोहा के गुजरौला में रैली करेंगे पीएम। 22 अप्रैल को अलीगढ़ में करेंगे संयुक्त रैली और एक दिन में 5 लोकसभा सीटों के लिए 3 रैलियां करेंगे। 25 अप्रैल को आगरा फतेहपुर सीकरी में रैली और 26 अप्रैल पीएम मोदी बरेली में रोड शो करेंगे। गाजियाबाद में सपा कांग्रेस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। चुनाव में बीजेपी भटक रही है, लोकतंत्र के लिए ये चुनाव बेहद है। सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार। सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार तेज। 18 और 19 अप्रैल को सीएम योगी करेंगे जनसभा। 18 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर में जनसभा। 19 अप्रैल को बुलंदशहर सीएम के विशाल जनसभा और दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू की। जनसभाओं को सफल बनाने पर कार्यकर्ता में उत्सुकता। लखनऊ में बसपा की 5वीं लिस्ट आ गई सामने और 11 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के खिलाफ नामांकन 2 दिन पहले उम्मीदवार को बदल दिया गया। गुलशन देव शाख का टिकट काटकर अब शिव प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 46% उम्मीदवार करोड़पति। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 8 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले सभी 91 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया। लखनऊ में प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम लिखना अनिवार्य है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा ने कहा कि आचार संहिता उल्लंघन करने वाले पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव या विधानसभा क्षेत्रीय दलों का रोल बहुत अहम है। इसी कारण राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं अब लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में लगी। 2024 लोकसभा चुनाव में ज्यादातर दल एनडीए और इंडिया गठबंधन का हिस्सा। लखनऊ में बीजेपी ने विपक्षी खेमे में सेंधमारी की। सपा और बसपा और कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वाराणसी में लोकसभा चुनाव में परिवहन निगम की लगी 20% बस। वाराणसी को मिली 15 नई बसें। यात्रियों में सहूलियत के लिए बढ़ाई जाएगी बसों की फेरी। वाराणसी में जागरूकता रैली का आयोजन। लोगों को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। बच्चों को स्कूल भेजने की गई अपील। प्रयागराज में मतदाता जागरूकता के लिए बाइक से निकले शिक्षक। प्रयागराज में कमिश्नर और डीएम ने केपी कॉलेज ग्राउंड से दिखाई हरी झंडी। कानपुर में मतदाताओं के घर निमंत्रण लेकर पहुंचा अधिकारी। सबसे उम्र दराज वोटर के घर पहुंचकर आमंत्रण, बोले वोट देकर मेरा मान रखिएगा। कानपुर में दिव्यांग मतदाताओं का सम्मेलन आयोजित। ब्रेल बैलेट के साथ ही सक्षम और हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। मतदान की दिलाई गई शपथ। चंदौली के जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने आधा दर्जन के करीब मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और उन्होंने पेयजल, रैंप और छाया संबंधित जानकारी ली। केंद्रों पर खामियों को देखते हुए उन्होंने अफसरों को बड़ी फटकार लगाई। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी संवेदनशील बूथों पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने प्रिंसिपल के निलंबन की कार्रवाई के आदेश दिए। चित्रकूट में क्रिटिकल और सुरक्षित बूथों का दोबारा दौरे किया जाए और सेक्टर मजिस्ट्रेट दौरा किया गया इनके द्वारा। चित्रकूट में डीएम ने बैठक के निर्देश दिए और कहा कि मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई। और यह कि विधानसभा में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किया गया। बूथ सम्मेलन में विधानसभा प्रभारी महेंद्र मिश्रा ने कहा कि सभी लोगों को घर घर और सभी मतदाताओं से संपर्क करना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम राम सभी से कहना है।
नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने जलकल के अधिकारियों और चयनित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और लोगों को सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की और पंजीकृत संस्था से सेप्टिक टैंक की सफाई करने का निर्देश जारी किया। यूपी में आज प्रचार का आखिरी दिन। आज थमेगा पहले चरण के 8 सीटों पर प्रचार। 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान। शाम 5 बजे होगा प्रचार का शोरबार। कानपुर में सपा के संस्थापक सदस्य विजय सचान बीजेपी में शामिल। कांग्रेस के पीसीसी सदस्य गणेश दीक्षित ने छोड़ी पार्टी। क्षेत्रीय अध्यक्ष और सांसद ने पार्टी ज्वाइन की। प्रयागराज में चुनाव प्रचार में पिछड़ने के बाद अब एडी गठबंधन पूर्वांचल और यूपी में सक्रिय होने जा रहे अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैली में विपक्षीय गठबंधन माहौल बनाने की कोशिश करेगा। प्रदेश में एक तरफ जहां एनडीए की ताबड़तोड़ सभाएं और रैली की शुरुआत, वहीं एनडीए गठबंधन भी इसकी तैयारियों में तेजी से लगा हुआ है। आगरा में सुरक्षित सीट से बसपा प्रत्याशी पूजा अमरोहा और फतेहपुर सीकरी सीट से बसपा प्रत्याशी राम विनाश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। आदर्श समाज पार्टी के चंद्रपाल सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किए। इस तरह 7 नामांकन पत्र जमा किए गए। लखनऊ में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की 12वीं लिस्ट जारी कर दी है। यूपी की 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। फिरोजाबाद से विश्वदेव सिंह को उतारा गया और शशांक को देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया। दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद चंद्रसेन सिंह जादौन और राम त्रिपाठी का टिकट काट लिया। अलीगढ़ में शुरू हुई ईवीएम कमीशनिंग। अलीगढ़ में दूसरे चरण के मतदान को लेकर सक्रियता और आपको बता दें मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई और इसके साथ ही तैयारियों का निरीक्षण। मऊ में लोकसभा चुनाव देखते हुए निकाला गया मसाला जुलूस और स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया गया। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी शामिल हुए। कानपुर में रामनवमी को लेकर तैयारियां पूरी हुई। पुलिस की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने शहर में सभी आयोजकों के साथ बैठक की और शोभा यात्रा के रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया। ड्रोन कैमरे से अराजक तत्वों पर निगरानी रखी जाएगी। यूपीएससी परीक्षा में आजमगढ़ के हार्दिक चंदेल का चयन। दिल्ली में एसडीएम पद पर तैनात हार्दिक बोले जनता के लिए कुछ करने के लिए सिविल सेवा छपे। अमरोहा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज। अमरोहा में एक के बाद एक नेताओं के दौरे। 21 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो भी पहुंचेंगी अमरोहा। जनसभा को करेंगे संबोधित। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने एक तरफा मतदान जागरूकता रैली निकालकर दिव्यांगजनों के अधिकार के लिए वोट की अपील की और राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता जागरूकता रैली के दौरान हाथों में तख्ती लिए हुए नजर आए। 20 अप्रैल को अमरोहा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे संयुक्त रैलियां। रैली के लिए दोनों ही पार्टियां तैयारी में जुटी। अमरोहा में मतदान 26 अप्रैल को। बसपा के स्टार प्रचारक बसपा अध्यक्ष मायावती रैलियां तय हो चुकी हैं। रैलियां 22 अप्रैल को तय। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के नॉमिनेशन के लास्ट डेट 19 अप्रैल। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों पर हाथरस, संभल, एटा, मैनपुरी, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, बदायूं, आंवला और बरेली में होंगे मतदान। 7 मई को होगा तीसरे चरण का मतदान। पीलीभीत में किसान की बेटी प्रियंका यादव ने आईएएस बनी और 350 रैंक हासिल कर आईएएस बनी। पहली बार क्वालिफाई किया मेंस परीक्षा का एग्जाम और राजीव कॉलोनी की रहने वाली प्रियंका यादव। बुलंदशहर में झोपड़ी पर रहने वाला पवन अधिकारी बना। 239वें रैंक हासिल कर यह स्थान प्राप्त किया। पवन कुमार को तीसरे प्रयास में सफलता मिली। पवन की सफलता से परिवार में खुशी। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में वाराणसी और बीएचयू समेत कुल 8 मेधावियों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 5 लड़कियां भी शामिल। लखनऊ में 2500 करोड़ का निवेश करेगा मैक्स ग्रुप। अब मैक्स सुपर स्पेशलिटी के नाम से जाना जाएगा और सहारा हॉस्पिटल 500 बेड का एक और अस्पताल बनाएगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही लखनऊ समेत यूपी में तमाम जो जिले हैं हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सरकारी अस्पतालों में इसकी चपेट में आने से मरीजों के इलाज के लिए बेड रिजर्व किए गए। लखनऊ में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए चलेगा स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने जारी किया शेड्यूल और 30 जून तक 14 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। वाराणसी में घाट संध्या में नृत्य प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। अलंकृता ने कई आई गिरिनंदनी गीत पर बांधा समा और माता के जय घोष से गूंजा था।
वाराणसी में ओरल हेड एंड नेक कैंसर जागरूकता का आयोजन, डॉक्टर्स की विशेष चर्चा, आयुर्वेद पद्धति से होगा कैंसर का इलाज। वाराणसी जनरथ बस किराए में 15% छूट खत्म, रोडवेज ने जारी किया नोटिस, बस यात्रियों को फिर से देना होगा पुराने टैरिफ से किराया। कानपुर में प्रदूषण के कारण टीबी मरीजों की संख्या बढ़ी, अस्पताल में सांस फूलने और खांसी में खून आने की शिकायत लेकर आ रहे हैं मरीज। लखनऊ में रामनवमी और अयोध्या के लिए लगाई गई 400 बसें, 200 रोडवेज बस अयोध्या परिक्षेत्र विभाग के लखनऊ, देवीपाटन, आजमगढ़, गोरखपुर से लगाई गई ये बसें। मेरठ में सरधना में क्षत्रिय राजपूतों की महापंचायत में लोगों की उमड़ी भीड़, सरधना के खेड़ा गांव में आयोजित हुई पंचायत में क्षत्रिय समाज ने दिखाई एकजुटता, प्रत्याशी संजू बलियान का दिखा विरोध। विधायक संगीता सोम का माना जाता है ये क्षेत्र महापंचायत सब बीजेपी की बढ़ी तेज। कानपुर में संचालित राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह अब पूरी तरह से बंद हो गया, 104 बाल बंदियों को इटावा भेज दिया गया। इन बंदियों को इटावा महिला शरणालय के बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। कानपुर में सुरभि श्रीवास्तव ने यूपीएससी में हासिल की 56वीं रैंक, बोली हार मानना विकल्प नहीं। कानपुर देहात में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के पद पर तैनात। लखनऊ में पीएससी में पुलिसकर्मियों का गुंडा रूप और मामूली कहासुनी में युवक को बंधक बनाकर पीटा गया और पिटाई के बाद युवक के काटे बाल, दोषी पुलिसकर्मियों पर हल्की धाराओं में केस दर्ज किया गया। आगरा यूनिवर्सिटी से संतुष्ट नहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बोले, टीम में कोऑर्डिनेशन की कमी, एसएसआर तैयार करने में सभी करे सहयोग। औरैया में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति का उल्लास स्कूलों में भी देखने को मिला। रामनवमी के अवसर पर विद्यालय परिषद भगवान श्री राम की भक्ति में भजन और संगीत से गूंज उठा। गूंज रहे भजन, संगीत और बच्चे की मधुर आवाजें वातावरण को भक्तिमय बना रही। लखनऊ में ठाकुरगंज में हुई जमकर मारपीट करते दबंगों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ठाकुरगंज थाने में दी गई तहरीर, आरोपी साजिद और आरिफ के खिलाफ ये तहरीर। महिलाओं के साथ मारपीट करने का आरोप और पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। काशी में श्रीमद नवमी की श्री राम नवमी की धूम और मां जगदम्बा और भगवान राम के मंदिरों में भक्तों और व्रती महिलाओं का तांता। वाराणसी में रामनवमी पर भजन गायन कार्यक्रम, सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस पाठ की पूर्णाहुति। प्रयागराज में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो चुका है। अब सिर्फ रिजल्ट घोषित करना बाकी। रिजल्ट 23 अप्रैल के पहले कभी भी आ सकता है। सिर्फ रिजल्ट घोषित करने की तारीख पर अंतिम मोहर लगेगा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। शाही ईदगाह मामले में 22 अप्रैल को होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में कहा, शाही ईदगाह की जमीन मंदिर ट्रस्ट को दी जाए। प्रयागराज में रामनवमी पर जारी हुआ स्पेशल डाक कवर पर धनुष बाण के साथ श्री राम की तस्वीर। पोस्ट मास्टर जनरल के यादव ने किया विमोचन। कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग, लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद। फतेहपुर में बेकाबू कार अनियंत्रित होकर तांगे से टकराई। कार में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। फतेहपुर मार्ग पर हुसैनगंज थाने के बाबूगंज के पास हुआ हादसा। गर्मी के दिनों में यात्रियों की बढ़ी संख्या को देखते हुए रेलवे की तरफ से 16 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसका शेड्यूल रेलवे ने जारी किया। इस दौरान कुछ गाड़ियां सिर्फ एक बार जाएंगी तो कई ट्रेनें निर्धारित दिनों पर ही चलेंगी। रायबरेली में खेत में मिला किसान का शव, खेत की कटाई करने गया था किसान। शव देखकर गांव में मचा हड़कंप। बचरावा थाना क्षेत्र के पहुरावा गांव खत्म। और सीधे रुक करते हैं जहां पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। तो आपको बता दें, ये तो आसाम की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जा रहे हैं। तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची हुई हैं और इस बीच टीएमसी के कई नेता भी मंच में नजर आ रहे हैं जो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए।
तो बच्चों के साथ नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे बंगाल के टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी मंच में मौजूद और रंगारंग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो पेश किए जा रहे थे बाल कलाकारों के द्वारा। और इस कार्यक्रम में बतौर टीएमसी के जो कई नेता हैं वो भी फिलहाल मंच में नजर आए और ये सांस्कृतिक वेशभूषा परिधान में ये बच्चे नजर आए जो इस कार्यक्रम को पेश कर रहे थे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें हमीरपुर से सामने आ रही है। हमीरपुर से अहम खबर आपको बता दें, नदी में उतराता मिला 20 तो एक युवती का शव, युवती के शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि ये युवती 20 वर्षीय बताई जा रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा नदी का ये मामला सामने आ रहा है जहां पर उतराता मिला इस युवती का शव। लगातार जो प्रशासनिक अमला है वो शिनाख्त करने की कवायद में जुटा हुआ है। अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है कि आखिर ये युवती कहां की रहने वाली है। तो क्या नाम और क्या वजह, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर जांच पड़ताल की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर। हमीरपुर से यह खबर सामने आ रही है, नदी में उतराता मिला युवती का शव। तो 20 वर्षीय युवती का शव हालांकि कब्जे में ले लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और शिनाख्त की कोशिश लगातार की जा रही है। इसी खबर पर सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, क्या जानकारी इस संबंध में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये मामला हमीरपुर मुख्यालय बेतवा नदी का है, जहां पर बीते दिन एक युवती का अचानक ही नदी में शव उतराने लगा, जिसकी पहचान राधा नाम से हुई है। पिता का नाम धनीराम। अज्ञात कारणों के चलते युवती ने आत्महत्या कर ली थी। जी क्या कहाँ की रहने वाली है, कुछ जानकारी? जी बिल्कुल बता दूं कि हमीरपुर जनपद के चनौखी ग्राम की रहने वाली लड़की है, जो किसी अज्ञात कारण के चलते बेतवा नदी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेती है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल युवती की शिनाख्त तो हो चुकी है, राधा नाम बताया जा रहा है और चनौखी ग्राम की रहने वाली ये बताई जा रही है। हमीरपुर से यह खबर सामने आ रही है, हमीरपुर के चनौखी ग्राम के रहने वाली राधा का शव नदी में उतराता हुआ पाया गया। और इसी बीच मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है। मुरादाबाद से अहम खबर आपको बता दें, मुरादाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें मुरादाबाद से ये खबर सामने आ रही है।
जुड़े हुए हैं झूठी सूचना पर। हालांकि पुलिस ने 151 के तहत चालान भी किया है। दोनों महिलाओं का चालान किया गया। मोहम्मद ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद, ऐसा इस संबंध में क्या जानकारी, आपसी विवाद या फिर वजह कुछ और? देखिए, पूरी बात ये थी मामले में जो है दो महिलाएं द्वारा एक तहरीर दी गई थी बलात्कार को लेकर कि जब पुलिस ने उसमें जांच करी गई तो 151 में चालान कर दिया गया था। जब उसके बाद स्पष्ट जांच करी गई तो उसमें वो तहरीर गलत पाई गई। फिलहाल आप प्रशासनिक स्तर पर इस मामले को लेकर कोई जांच पड़ताल की जा रही है? जी, जांच करी जा रही है। अभी दो महिलाओं को गिरफ्तार कर उन्हें मेडिकल करवा के जेल भेजा जा रहा है। कुंदरकी का बेकमपुर का मामला है पूरा। तो कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आ सका? नहीं, अभी पुलिस की पूछताछ कर रही है। अभी पूरा अधिकारियों द्वारा किसी का खुलासा नहीं करा गया है। अभी जब बात करी गई थी अधिकारियों से तो उन्होंने कहा अभी जांच चल रही है, जैसे अपडेट आएगी वो बताई जाएगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपसी विवाद में बलात्कार की झूठी तहरीर दी थी इन महिलाओं ने। हालांकि इन महिलाओं की गिरफ्तारी कर ली गई है और अब प्रशासनिक स्तर पर इन महिलाओं से पूछताछ की जा रही है और झूठा मुकदमा दर्ज कराने को लेकर 151 धारा के तहत अब ये कार्रवाई की गई है। मामला दर्ज किया गया है और इन दोनों ही महिलाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पूछताछ जारी है। कुंदरकी थाना इलाके के भेकनपुर का ये मामला सामने आ रहा है, जहां दो महिलाओं ने फर्जी तहरीर दी थी और ये फर्जी तहरीर देना इन महिलाओं को महंगा पड़ा। झूठी सूचना पर पुलिस ने 151 में चालान किया। और इसी बीच रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। रायबरेली से आपको खबर बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में आग लगी है। आग लगने का ये मामला सामने आ रहा है। कई बीघे गेहूं की फसल आग की चपेट में आई और कई बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दमकल और ग्रामीण लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो आग बुझाने के प्रयास में जुटे। तो मेल एरिया थाना क्षेत्र के कसेहटी गांव का ये मामला सामने आ रहा है। रायबरेली से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में आग लगी। कई बीघे गेहूं की फसल जलकर राख। दमकल और ग्रामीण लगातार आग बुझाने पर मेल एरिया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। आग कैसे लगी, क्या वजह रही, ये फिलहाल साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में ये आग और कई बीघे गेहूं की फसल इस आग की जद में आई और जलकर राख। रायबरेली से मनीष अवस्थी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या जानकारी, क्या वजह साफ हो सकी आग लगने की? ये पूरा मामला मेल एरिया थाना क्षेत्र के कसेटी गांव का है, जहां पर दोपहर में जो लू और हवा के दरमियान जो है एक खेत में आग लग गई और आग लगने के बाद लगभग अभी आंकड़ा बताया गया कि लगभग 10 से 15 बीघे जो फसल है गेहूं की वो जल गई है। फिलहाल जिस तरह से गांव वाले आनंद फानन बाल्टियां लेकर दौड़े और जिस तरह से आग बुझाने का प्रयास किया, आनंद फानन वहीं पर फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। प्रशासनिक स्तर पर इस नुकसान का आकलन जी बिल्कुल बात करें तो जिस तरह से बात की जा रही है कि लगभग 10 से 15 बीघे जो फसल जली है वो लाखों रुपए की अनुमानित कीमत बताई जा रही है कि लाखों रुपए के ऊपर की फसल है जो जलकर खाक हो चुकी है। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने मिलकर किसी तरह आग पर काबू पा लिया है और जो स्थानीय लेखपाल है, जो राजस्व विभाग की टीम है, वो मौके पर पहुंची है और पूरे खेतों का जो जली है गेहूं की फसल उसका आकलन करने में जुटी हुई है। ऐसा नहीं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आकलन किया जा रहा है कि आखिर लाखों की फसल इस आग की चपेट में आई, लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है और अब प्रशासनिक स्तर पर आकलन किया जा रहा है कि आखिर कितने का नुकसान हुआ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।